बॉलीवुड की फिल्मों में खलनायक का बड़ा अहम रोल होता है, वो भी 70 और 80 के दशक में। क्या कहने, और वो डिशुम डिशुम की वॉइस वाले फाइट सीन बगैर खलनायक के कहाँ पूरे हो सकते थे। तो फिल्मों में जितना जरूरी खलनायक होता था, उसके साथ उतने ही जरूरी वो फाइट सीन। तो उस दौर में एक ऐसे एक्टर आए जिन्होंने अपनी खलनायक की एक्टिंग से बादशाहत कायम कर दी। हर दूसरी तीसरी फिल्म में उन्हीं का रोल होता था, जिनका नाम है मुद्दू बाबू सेट्टी। वो एक बहुचर्चित विलेन तो थे ही, साथ ही साथ स्टंट मास्टर भी थे। आपको भली भांति याद होगा, बगैर बालों का ये एक्टर अपनी मूक एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में भय पैदा कर देता था। वैसे तो सेट्टी साहब की जिंदगी बड़ी संघर्ष में रही। जब इन्होंने बचपन में होश संभाला तो संघर्ष ही रहा, और जब इनकी मृत्यु हुई तब भी संघर्ष में ही रहा। तो आज हम आपको इस वीडियो में एमबी सेट्टी साहब के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो आपको अपने जीवन में भी अपनी लड़ाई लड़ने में काफी हिम्मत देंगे। जैसे कि इतनी भारी भरकम शरीर वाला यह लड़का कभी मुंबई के होटलों में झूठे बर्तन साफ किया करता था, तो माया नगरी मुंबई के होटलों में कभी वेटर का काम करने वाला यह लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टंटमैन। तो एमबी सेट्टी साहब को कैसे बॉलीवुड में बॉडी डबल का रोल मिला, और बॉडी डबल से कैसे सेट्टी साहब फाइट डायरेक्टर बन गए। जो सेट्टी साहब बड़े से बड़ा फाइट सीन करने में चुटकियों का समय लेते थे, पर कौन सी ऐसी फिल्म बन गई जिसमें सेट्टी साहब ने एक छोटे से सीन करने पर भी मना कर दिया था, और बॉलीवुड में अफवाह उड़ी कि सेट्टी साहब तो डर गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े फाइट डायरेक्टर ने आखिर अचानक फिल्मों से क्यों संन्यास ले लिया। ऐसा कौन सा हादसा हुआ जो दोबारा उन्होंने फिल्मों में कभी काम नहीं किया। एमबी सेट्टी का जन्म 1931 में मैंगलोर में हुआ। उनका पूरा नाम मुद्दू बाबू सेट्टी था। इनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, और उधर घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पिता ने इन्हें 9 साल की उम्र में ही मुंबई भेज दिया। इस बड़े महानगर में कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना खुद गुजारा करने के लिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये वो समय था जब बच्चों की परवरिश सभी माँ बाप इसी तरह से करते थे। सेट्टी साहब के पिता का भी यही नजरिया था। सेट्टी साहब को मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके में टाटा कैंटीन में नौकरी मिल गई। इन्हें वहां पर वेटर का काम मिला। अब वेटर क्या कहिए, इन्हें वहां पर बुरे वक्त में जूठे बर्तन भी साफ करने पड़ते। इस कैंटीन में इन्हें काम के बदले पैसे तो मिलते ही मिलते, साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती, और रहने के लिए आसरा भी। उधर सेट्टी साहब की उम्र तो बढ़ ही रही थी, और उसके साथ शरीर में भी कई बदलाव आने लगे थे। चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और एक भारी भरकम शरीर। वो कहते हैं ना कि समय का पहिया कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। उन्हीं दिनों उनके होटल में मशहूर जिम्नास्टिक कोच के.एन. मंडल आए हुए थे। जब उनकी नजर सेट्टी साहब पर पड़ी तो वो उनके शरीर से बेहद प्रभावित हुए। कोच के.एन. मंडल ने उन्हें अपने पास रखने और प्रशिक्षित करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद मंडल जी ने उनकी बॉक्सिंग की कोचिंग भी शुरू कर दी। लेकिन सेट्टी साहब ने अभी कैंटीन का काम नहीं छोड़ा था। वो बॉक्सिंग की कोचिंग भी करते और दिन में होटल में काम भी करते। तो ये समझ लीजिए कि मैंगलोर का ये बिगड़ा हुआ शैतान लड़का अब सुधर गया था। जिस भी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जाते, जीत कर ही आते। 8 सालों तक लगातार एमबी सेट्टी ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। अब ये समझ लीजिए कि उन दोनों ही कामों से एमबी सेट्टी साहब को 85 रुपए महीना मिल जाया करते थे। ऐसे में उसी बीच निर्देशक भगवान दादा उनका एक बॉक्सिंग मैच देखने वहां पे आए। उनके गेम से वो बेहद प्रभावित हुए, और अगले दिन भगवान दादा ने उन्हें स्टूडियो बुलाया और एक फाइट सीन करने को कहा। एमबी सेट्टी जी के लिए ये तो रोज का। अगली आवाज
भगवान दादा की थी। उन्होंने कहा, बहुत बेहतर करते हो, और उन्हें 200 रुपए दिए। जहां उन्हें पूरे महीने काम करने के महज 85 रुपए मिलते थे, वहीं उन्हें इसके 2 गुने से भी ज्यादा महज 4-5 घंटों के मिल गए। सेठी साहब ने अब तय कर लिया था कि अब काम करेंगे तो बॉलीवुड में ही करेंगे। अब उन्होंने तलवारबाजी, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी भी सीख ली थी, और ये सीखने का जज्बा ही सेठी साहब को आगे ले गया। अब छोटे मोटे सीन के साथ साथ सेठी साहब को फिल्मों में बॉडी डबल के रोल भी मिलने लगे थे। वो दोहरी काठी वाले प्रेमनाथ, प्रदीप कुमार, प्राण जैसे बड़े कलाकारों के लिए बॉडी डबल का रोल करने लगे थे। जब सेठी साहब प्राण जी के बॉडी डबल का रोल कर रहे थे, तभी प्राण साहब सेठी साहब से बेहद प्रभावित हुए। तब प्राण साहब ने अपने डायरेक्टर मित्र सुबोध मुखर्जी से उनकी रोमांटिक मूवी मुनीम जी में उन्हें फाइट डायरेक्टर बनाने का आग्रह किया। 1956 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद सेठी साहब के पास फिल्मों की लाइन लग गई। फिर उजाला, तेल मालिश, बूट पॉलिश, तीसरी मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, एन इवनिंग इन पेरिस, सीता और गीता, डॉन, द ग्रेट गैमलर और दीवार जैसी न जाने इसी तरह से कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में। वैसे तो सेठी साहब मुख्य रूप से स्ट्रीट फाइट सीक्वेंस के बड़े शौकीन थे। मूवी में बेल्ट, सोडा की बोतलें और हाकी से फाइट सीन्स का चलन शायद सेठी साहब ही लाए। एमबी सेठी साहब ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। एमबी सेठी साहब रूसी अभिनेता यूल ब्राइनर के बड़े प्रशंसक थे। सेठी साहब के घर की दीवार पर उन्हीं की तस्वीरें लगी रहती थी। वैसे इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि उन्होंने भी ज्यादातर फिल्मों में गंजे आदमी का ही रोल निभाया। पर क्या आपको पता है कि मुद्दू सेठी साहब जब फिल्मों में आए तब वो गंजे नहीं थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपने बालों के साथ भी काम किया। वाकया कुछ यूं है कि उन्हें एक फिल्म नाइट इन लंदन में काम करने का मौका मिला। उसी दौरान उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। नाइट इन लंदन फिल्म में इन्हें एक गंजे आदमी की भूमिका निभानी थी और एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में इन्हें एक सामान्य आदमी। दोनों फिल्मों में सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बार बार बिग पहनना थोड़ा कठिन था। तब उन्होंने दोनों फिल्मों में ही अपने बाल हटा दिए और दोनों की दोनों फिल्मों में गंजे ही दिखे। उसके बाद मुद्दू सेठी साहब जब भी फिल्मों में आए तो गंजे ही रोल में आए। वो ये नहीं पिएगा। वो हमेशा ये कहते कि फिल्म उद्योग में पैसा ही राजा है। अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए जोर देते रहते। एक बार जब एमबी सेठी साहब फिल्म कैदी नंबर 211 की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें उस फिल्म में एक फाइट सीन में एक पुल से जंप करना था और पुल के नीचे 20 से 22 गाड़ियों का काफिला निकल रहा था। उन्हीं ट्रक्स के बीच उन्हें कूदना था और उन्हीं दिनों उनकी बेटी छाया का जन्म हुआ था। उन्हें लगा कि इस वाक्य के दौरान अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बेटी छाया का क्या होगा। तब उन्होंने डायरेक्टर से मना कर दिया कि वो इस सीन को नहीं करेंगे और ये बात फिल्म के सभी क्रू मेंबर में हलचल की तरह फैल गई कि सेठी साहब ने तो उस छोटे से सीन को करने से मना कर दिया। लोगों में अफवाह फैल गई थी कि इतने बड़े फाइट डायरेक्टर एक छोटे से सीन में डर गए। पर जब ये बात सेठी साहब के कानों तक पहुंची तो सेठी साहब ने दूसरे दिन डायरेक्टर से कहा, मैं वो सीन करूंगा, आप उस सीन की तैयारी करिए। और सेठी साहब ने वो सीन बखूबी किया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस सीन की बहुत तारीफें हुई। पर जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो 4-4 बंगलों और गाड़ियों के मालिक सेठी साहब ने आखिर क्यों फिल्मों से संन्यास ले लिया। तो हुआ कुछ यूं कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इनकी फिल्म बॉम्बे 405 माइल्स की शूटिंग चल रही थी। सेठी साहब उस फिल्म में एक्शन डायरेक्टर भी थे। सेठी साहब ने इस फिल्म के लिए बेहद खतरनाक सीन कंपोज किया था। उस सीन के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी के डुप्लीकेट मंसूर जी को काफी ऊंचाई से छलांग लगानी थी। बीच में आग के शोले दहक रहे थे और मंसूर जी को उन शोलों को पार करना था। वो समय इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी का नहीं था। आज जैसी सेफ्टियां उस समय नहीं हुआ करती थी। मंसूर जी ने जंप करी और दुर्भाग्यवश
मंसूर जी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मंसूर जी इस दुर्घटना में बुरी तरीके से जल गए थे और थोड़ी देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इस दुर्घटना से सेट्टी साहब को जबरदस्त सदमा लगा। सेट्टी साहब को लगा कि मंसूर जी की मृत्यु उनकी गलतियों की वजह से हुई। इस दुर्घटना ने सेट्टी साहब को तोड़ दिया था। वो हाई डिप्रेशन में रहने लगे। वो शूटिंग और काम छोड़कर घर पर ही रहते, लगातार नशे में बने रहते, यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार की भी चिंता नहीं थी। इन सभी चीजों का उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा वो ये कुछ नहीं सोच पा रहे थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि उनकी गाड़ी, बंगला सब बिक गए थे। जो सेट्टी साहब हफ्ते में 2 बार आलीशान पार्टियां करते थे, वो आज 1-1 रुपए को भी मोहताज थे। वैसे आपको बता दें कि सेट्टी साहब ने 2 शादियां करी थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था विनोदनी सेट्टी। विनोदनी जी से सेट्टी साहब की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। दूसरी पत्नी का नाम रत्ना सेट्टी है, जिनसे उनके एक बेटा है। पर बुरा समय ऐसा आ गया था कि पहली पत्नी विनोदनी को डांस क्लास चलाकर घर संभालना पड़ा। सेट्टी साहब नशे की हालत में ही घर में गिर गए, जिससे उनकी टांग में बेहद गहरी चोट आई। जो सेट्टी कभी फाइट सीन किया करते थे, आज वो चलने को भी तरस रहे थे। उधर दूसरी पत्नी रत्ना को फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने पड़े। इधर नशे की हालत में सेट्टी साहब को शुगर भी हो गई थी और लीवर भी खराब हो गया था। फिर 23 जनवरी 1982 को सेट्टी साहब की मृत्यु हो गई। जहां फिल्म उद्योग में किसी के जाने का किसी को कोई गम नहीं होता, वहां सेट्टी साहब ने मंसूर जी के लिए पूरा जीवन ही खत्म कर लिया। ये साला चूहा क्या लड़ेगा। सेट्टी साहब दिल के इतने दयालु थे कि कोई भी नया कलाकार आता और उनसे फाइट सीखने की गुजारिश करता तो उसे कभी मना नहीं किया करते। वैसे तो आपने मुद्दू सेट्टी साहब को फिल्मों में कई बार देखा होगा, पर मेरे इस वीडियो से शायद आपकी आंखों के सामने वो चेहरा फिर से आ गया हो। तो सेट्टी साहब के जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे इस 10-12 मिनट के वीडियो में मेरी की गई 10-15 घंटों की मेहनत को साकार करता है। और अगर आप बॉलीवुड के इस महान एक्शन डायरेक्टर को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमारे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे तो आपको भली भांति पता ही होगा कि मुद्दू सेट्टी साहब के एक बेटे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, या कह लीजिए कि टॉप डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनके बेटे की एक हिट फिल्म का नाम भी आप लिख दीजिएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको उनके बेटे का नाम भली भांति पता है। वैसे जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनके बेटे का नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ और अगले इंटरटेनमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।